हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम करेंगे 30 जुलाई का एडिटोरियल एनालिसिस। पहले एडिटोरियल में लिखी गई ये चीज़ कुछ ओके। लॉ इज इन, लॉ मेकर्स शुड स्पीक फॉर यू। तो जो लॉ बिल है पास हो चुका है, जो जो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल जो पास होना था पार्लियामेंट में, वो पास हो चुका है। तो लॉ इज़ इन, लॉ अंदर है और लॉ मेकर्स को बोलना चाहिए यंग्स के लिए, जो यंगस्टर है, यंग लोग हैं उनके लिए। द डिबेट ऑन द पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 पास्ड बाय वॉइस वोट एमिड स्लोगनिंग इन द लोक सभा Wednesday carried echoes of street agitation that had raised outside the house. तो जो ये बिल पास हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि ईज़िली पास हुआ। इसके चलते लोगों को बहुत ज़्यादा अपना गुस्सा दिखाना पड़ा था, लोगों को अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाना पड़ा स्ट्रीट पे, जो कि हाउस के बाहर में, पार्लियामेंट हाउस के बाहर में दिखाना पड़ा लोगों को गुस्सा। तो इस तब जाके ये बिल पास हुआ, कुछ लॉ बनी, कुछ कानून बन रहे हैं इसके लिए, ताकि कोई अनफेयर ना हो सके एग्जामिनेशन में। ये जो लगभग जो प्रोटेस्ट था 1 महीने से ज़्यादा से चल रहा था, जो कि कांग्रेस जनता पार्टी ने लीड किया था नीट एग्जामिनेशन पेपर के लीक के चलते। और इससे क्या हुआ कि जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करना पड़ा। They also prodded the government to tighten the existing law, making it more stringent in terms of punishment and fine, and setting up a fast-track court that will work to define times. तो वो लोग जो थे, जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, उन्होंने क्या किया, वो प्रोडेड मतलब सरकार को पुश किया, प्रेशराइज किया कि गवर्नमेंट टाइट करे, यानी रूल को स्ट्रिक्ट करे, जो अभी लॉ चल रही है उसको स्ट्रिक्ट करे, और जो भी लॉ एकदम स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दे, फाइन दे, लगाए, और एक फास्ट ट्रैक बना है, ताकि जो भी अगर उसके से रिलेटेड कुछ केस भी दायर हो तो जल्द से जल्द उसका निवारण हो। द चेंज ऑफ मिनिस्टर एंड द हार्ड लॉ हाउएवर आर जस्ट द बिगनिंग। जो मिनिस्टर का चेंज होना और जो हार्ड लॉ बन रहा है, ये बस बिगनिंग है, आगे और भी कुछ हो सकता है अगर लोगों के यंगस्टर्स के अगेंस्ट कुछ लॉ बने तो। द मोमेंटम बिल्ड बाय स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट मस्ट नॉट बी लॉस्ट, इट मस्ट लेड टू लार्जर एंड मोर मीनिंगफुल चेंज इन एजुकेशन सिस्टम एंड री एनर्जाइज स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म। जो मोमेंटम बिल्ड हुआ है स्टूडेंट प्रोटेस्ट के द्वारा, वो मतलब बेकार में नहीं जाना चाहिए, इसको और बड़े पैमाने पे आना चाहिए, जिससे क्या होगी, मीनिंगफुल चेंज हो, और भी एजुकेशन सिस्टम में और भी ज़्यादा चेंज होए। हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें उसको मतलब सरकार को अकाउंटेबिलिटी देना पड़े, जवाब देना पड़े, ऐसी चीज़ें होना चाहिए। जो हमने प्रोटेस्ट किया वो लॉस नहीं होना चाहिए। एंड इन दैट प्रोसेस, इस प्रोसेस में पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन बोथ साइड ऑफ द एशल मस्ट स्टेप अप टू द चैलेंज। जो इस प्रोसेस में जो लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव है दोनों साइड से, बोथ साइड्स ऑफ एसएल मतलब तो गलियारा, उन लोगों को कदम उठाना पड़ेगा। पीपल रिप्रेजेंटेटिव ऑन बोथ साइड ऑफ द एसएल, बिकॉज द पार्लियामेंट हैज़ अ क्रूशियल रोल टू प्ले। क्योंकि जो पार्लियामेंट है उनको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा इन सब चीज़ को मैनेज करने के लिए। इट इज़ एमपीज़ responsibility now to ensure that House opens its door to let in the concern and anxiety of the young that filled the street till only a few days ago. तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एमपीज़ की हो जाती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हो जाती है, कि इस जो हाउस में इंश्योर करे और लोगों के लिए दरवाज़ा खोले, ताकि उनकी जो चिंताएँ है, एंग्जाइटी है यंग्स की, वो सुना जाए। तो ये एमपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका कंसर्न्स को सुना जाए, लोगों के, यंग्स के। Some reading of the street protest by students have painted them as antagonists to democratically elected people representatives and constitutionally mandated institution.
It is true that student uprising rang with accumulated anger and resentment at the failure and inability of institution of government primarily, but also arguably of opposition and parliament to address the crisis that weighed down the education system or to assure their apprehension about dwindling opportunities for employment that is dignified and fulfilling. तो ये बात तो सही है कि जो लोग स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया, ये ऐसा नहीं है कि अचानक से एक गुस्से के कारण, एक अचानक से कोई चीज़ उसके कारण हुआ। ये बहुत समय का गुस्सा उन लोगों के अंदर भरा हुआ था। और जो सिस्टम का जो मतलब सिस्टम में जो प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम में और इंस्टीट्यूशन की जो इनएबिलिटी है, तो इसके कारण भी है ऑफ द गवर्नमेंट प्राइमरली, बट ऑल्सो आर्गुबली ऑफ अपोजिशन एंड पार्लियामेंट की भी गलती है, क्योंकि उनको भी एड्रेस करना चाहिए था, एजुकेशन सिस्टम पे रिफॉर्म लाना चाहिए था। ओके, तो बस सरकार की गलती नहीं है, पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सबकी गलती है। एट द सेम टाइम हाउएवर द प्रोटेस्ट मस्ट बी रीड एज एन अपील टू दोज सेम institution to listen and respond to search for the solution। इसी समय क्या होता है कि जो प्रोटेस्ट है वो उसको ऐसे देखा जाना चाहिए कि अपील मतलब अपील एज अपील देखना चाहना चाहिए इंस्टीट्यूशन को, अपील जैसे ये लोग कर रहे हैं, ताकि उनको सुना जाए, रिस्पॉन्ड किया जाए। और इससे क्या हो कि उनको एक मतलब सॉल्यूशन उनको मिल पाए, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। द मूवमेंट ऑन द स्ट्रीट हैज़ मेड इट सेल्फ हर्ट। जो मूवमेंट स्ट्रीट पे हुआ, मतलब मतलब गली लोग जो रोड पे उतरे, उसको सुना गया है। नाउ पार्लियामेंट मस्ट टेक ऑन द हार्ड पेशेंट वर्क ऑफ द डिजाइनिंग, करेक्टिंग एंड फाइन ट्यूनिंग एजुकेशनल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस। अब पार्लियामेंट का काम आ गया है कि पार्लियामेंट इसको सही तरीके से पेशेंटली धैर्य से काम करे, जो सिस्टम में एजुकेशनल स्ट्रक्चर में जो प्रॉब्लम आई है उसको चेंज करे, सही करे। इफ़ द पार्लियामेंट इज़ अनेबल टू सेट अप टू द टास्क, अगर पार्लियामेंट नहीं कर पा रही है टास्क को सेटअप नहीं कर पा रही है, इफ़ इट इज़ हेल्ड बैक फ्रॉम डूइंग सो, अगर ये पीछे रह जा रही है इसको करने में, बाय लॉन्ग प्लेइंग एंड debilitating syndrome like growing political polarization and erosion of reciprocity, it would be missing an extraordinary opportunity। तो अगर पार्लियामेंट ये नहीं कर पाई तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी छूट जाएगा इन लोगों के लिए। इट हैज़ अ चांस टू रिस्टोर द ट्रस्ट ऑफ यंग इन द सिस्टम। तो ये इस पार्लियामेंट के लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि जो यंग है, हमारे देश की यंग पॉपुलेशन है, उसका ट्रस्ट जीत पाने का। अ रेयर पॉसिबिलिटी ऑफ रिन्यूइंग एंड री इमेजिनिंग द इंस्टीट्यूशन पैक्ट विद द पीपल। एक ये रेयर पॉसिबिलिटी है जहाँ पे उनकी ट्रस्ट को जीता जाए, उनके इंस्टीट्यूशन में, हमारे जो पार्लियामेंट है उसमें फिर से लोगों को ट्रस्ट आए, इज़ एट हैंड, वो उनके हाथ में है। द हाइएस्ट फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक डिलिब्रेशन मस्ट नॉट फेल टू सीज इट। ये जो अभी जो ट्रस्ट जीतने की जो बात हुई, या लोगों के ट्रस्ट जीतने की जो बात हुई, ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनको हाथ में लाने से उसको मतलब एकदम से जब वो अपॉर्चुनिटी है तो उसको ग्रैब कर लेना चाहिए, ताकि लोग ट्रस्ट जीत पाए, या यूथ के अंदर फिर से पार्लियामेंट के लिए या एमपीज़ के लिए ट्रस्ट भी लोग कर पाए। एंड 850 सीट लोकसभा मीन्स मोर एमपीज़ लेस पार्लियामेंट। 850 सीट जो लोकसभा का मतलब है कि ज़्यादा एमपीज़ और लेस पार्लियामेंट। तो ये शशि थरूर है, ये बहुत बड़े ऑथर है, एडिट ये मतलब रेगुलर तो नहीं है, बट कभी कभी ये अपना एडिटोरियल लिखते हैं, ठीक है। बट ये एक साथ ही साथ एमपी भी है, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से है, ये पॉलिटिकल पार्टी से है। तो इनके भी एडिटोरियल बहुत अच्छी होती है। द गवर्नमेंट सीमिंग डिटर्मिनेशन टू प्रोसीड विद अ रिवाइज delimitation that drastically increase the size of Lok Sabha to 824 or 850 seat marks a disastrous watershed in India's institutional architecture।
तो सरकार का जो एक डिटर्मिनेशन है कि डिलिमिटेशन को रिवाइज करे और लोकसभा की जो सीट है उसको 824 या 850 तक ले जाए, ये एक बहुत ही मतलब एक डिजास्ट्रस मोमेंट होगा हमारे इंस्टीट्यूशनल के, मतलब बहुत बड़ा चेंज हो आएगा इससे। अंडरलाइंग जस्टिफिकेशन ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट इज प्योरली underlying underlying justification offered by government is purely mathematical. The size of the lower house cannot remain frozen at 543 seat established in 1972. तो शशि थरूर जी का कहना है कि जो लोअर हाउस, यानी जो लोअर हाउस किसको बोलते हैं, लोकसभा को, अपर हाउस राज्यसभा को, तो लोअर हाउस जो है वो फ्रोज़न नहीं हो सकता, ठीक है, फ्रोज़न नहीं हो सकता 543 सीट्स को, जो कि लिमिट किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था 1972 के बाद, उसका चेंज नहीं आई उसमें। सिंस व्हेन द नेशंस पॉपुलेशन हैज़ मोर देन डबल, उस समय के बाद से अभी का पॉपुलेशन 2 गुना से ज़्यादा हो गया है। येट बेनेथ दिस सीमिंगली डेमोक्रेटिक आर्गूमेंट लाइज अ प्रोफाउंड हजार्ड का मतलब होता है डेंजर, बहुत बड़ा। Amid all the other major challenges of the looming delimitation exercise, और भी मेजर चैलेंज जो आ रही है डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के चलते, नोटेबली द सीवियर पॉलिटिकल फेडरल फ्रिक्शन caused by penalizing southern state for successful population control while disproportionality rewarding northern Hindi heartland for its failure, a basic question remains unaddressed। तो क्या है कि डिलिमिटेशन के कारण क्या होगा कि जो साउथ इंडिया के स्टेट है वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ से कम लोग चुन के आएंगे, और जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से वहाँ से लोग ज़्यादा चुन के आएंगे। तो ये एक तरह से अनफेयर होगी चीज़। तो इसी के चलते कि यह कोई सेंस बनाता है कि डज इट मेक एनी सेंस टू हैव अ लेजिस्लेचर सो मैसिव एंड स्ट्रक्चरली अनविल्डली नो एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी डज। तो ये कोई सेंस नहीं बनाता है कि जो है जहाँ पे लेजिस्लेचर इतना मैसिव हो और स्ट्रक्चरली मतलब सही नहीं हो। इवन मैच्योर डेमोक्रेटिक सिस्टम रिकॉग्नाइजेस दैट अ पार्लियामेंट मस्ट बी केप्ट एट अ साइज दैट परमिट्स जेन्युइन लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी। तो जितने भी मैच्योर डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो एक पार्लियामेंट, ऐसी पार्लियामेंट को रखेगी, यानी ऐसा पार्लियामेंट वो बना के रखेगी जहाँ पे एक जेन्युइन लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी हो, जहाँ पे एक कोहेसिव डिबेट हो, अच्छी डिबेट हो, इंडिविजुअल मेंबर पार्टिसिपेशन हो, ना कि ऐसा कि जहाँ जिस एक जगह से ज़्यादा लोग को रिप्रेजेंट करे, एक जगह से कम। बाई चूजिंग टू पुश द लोकसभा टूवर्ड्स 856 a size no other democratic legislature has। अगर लोकसभा सीट को 850 सीट तक ले जाना जो है, जो सोच है अभी गवर्नमेंट की, ये इतनी साइज किसी और डेमोक्रेटिक लेजिस्लेचर का नहीं है। इंडिया इज़ चार्टिंग एन एनालोमस एंड डेंजरस कोर्स। इंडिया जो है ना एक एनालोमस मतलब जो नॉर्मल नहीं हो उस रास्ते पे चल रहा है, और डेंजरस रास्ते पे चल रहा है। Democratic theory and global practice consistently show that beyond a threshold, a legislature ceases to function as deliberative body and deteriorates into chaotic colosseum where only a select few can speak while the rest are reduced to a passive spectators, mere number on voting machine। तो ये जो क्या है ना कि जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, लॉ बनाने वाले लोग एक डेलिबरेटिव बॉडी बन गए हैं, मतलब अपने मन से उनका जो मन आता है वो करते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारा सिस्टम तो बेकार हो जाता है, और वहाँ पे बहुत कम लोगों को बोलने का मौका मिलता है, और बाकी जो बच्चे उनको बस एक चुपचाप बिना बिना कुछ बोले जो सुनने वाले बन जाते हैं बाकी लोग। तो और बस वो वोटिंग मशीन पे दिखते हैं और उनका कोई काम नहीं होता, बस वो इलेक्शन में आते हैं, चुन के आते हैं, बस वो वोटिंग मशीन पे वोट गिराने के लिए होते हैं, बाकी काम उनका कुछ होता नहीं। आफ्टर ऑल
After all, the United States House of Representatives was legally capped at 435 in 1929. तो यूएस के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे कि हमारे यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वैसे हमारे मिनिस्टर्स को ये बोलते हैं। तो वहाँ पे जो मेंबर है 435 है, जो कि 1929 में उतना वहाँ पे बैन, मतलब एक तरह से मैक्सिमम वो इतना ही रह सकते हैं, ऐसा 1929 में ही कहा गया था, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते 435 से। व्हेन द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन वाज 120 मिलियन, जब यूनाइटेड नेशन का पॉपुलेशन 120 मिलियन था, और आज अमेरिका का पॉपुलेशन 335 मिलियन है। लेकिन अभी भी जो वहाँ के हाउस है ना, वहाँ भी अभी भी 435 मेंबर्स ही है वहाँ के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी वहाँ के जो एमपीज, जैसे हमारे इंडिया में होते हैं वैसे। अमेरिकन रिकॉग्नाइज डैट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव टू मैच पॉपुलेशन ग्रोथ वुड पैरालाइज द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। तो अमेरिकन ने रिकॉग्नाइज किया है कि जो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बढ़ा देना, एक बढ़ा देने से क्या होगा कि हमारा मतलब नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बढ़ाना अकॉर्डिंग पॉपुलेशन मैच करने के लिए था, कि पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है तो हम भी अपना हाउस मतलब रिप्रेजेंटेटिव बढ़ा दे, ये पैरालाइज कर देगा हमारे लेजिस्लेटिव प्रोसेस को, ऐसा अमेरिका ने पहचाना है, ऐसा अमेरिका का सोचना है। इंस्टीड ईच मेंबर सिंपली रिप्रेजेंट्स अ लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स relying on robust local staff, modern communication and highly organized committee system to bridge the government gap. Indian MPs can do it too. तो इनका कहना है शशि थरूर जी का कि अगर इसके अलावा हाउस के मेंबर्स को ना बढ़ाने के अलावा हम ये कर सकते हैं कि हर एक जो मेंबर है उनको थोड़े और ज़्यादा लोग नंबर ऑफ़ वोटर उनके अंदर एलोकेट कर दिया जाए। मान लो कि अगर अभी 2 लाख मेंबर पे 2 लाख वोटर्स पे एक एमपी है, तो उसके बदले 4 लाख कर दिया जाए, और लोकल स्टाफ जो है उसको बढ़ा दिया जाए, उसको मजबूत कर दिया जाए, ताकि उसको अच्छे से गवर्न कर दिया जाए और कम्युनिकेशन बढ़ाया जाए, एक कमेटी सिस्टम हो ताकि जो गवर्नमेंट्स का गैप है उसको फिल करा जाए। तो इंडियन एमपी ये भी कर सकते हैं। द रियलिटी ऑफ 850 मेंबर ऑफ लोकसभा आर डिवास्टेटिंग फॉर इंडिविजुअल लेजिस्लेचर। तो जो रियलिटी है 850 मेंबर ऑफ लोकसभा का, वो क्या होता है ना कि बर्बाद कर रहे हैं हमारे इंडिविजुअल लेजिस्लेचर को। इन अ स्टैंडर्ड पार्लियामेंट्री सेशन टाइम इज अंडर अनयील्डिंग। जो स्टैंडर्ड पार्लियामेंट्री सेशन है उसमें क्या है, जो टाइम है वो अनयील्डिंग है, स्कार्स रिसोर्स है, बहुत कम रिसोर्स है। कंसिडर द डेली क्वेश्चन आवर और स्टैंडर्ड लेजिस्लेटिव डिबेट ऑन अ कॉम्प्लेक्स बिल। अगर एक डिबेट, अगर मान लो कोई क्वेश्चन आवर है या फिर कोई स्टैंडर्ड लेजिस्लेटिव डिबेट है किसी कॉम्प्लेक्स बिल पे, इफ़ अ डिबेट इज़ एलोकेटेड फॉर 4 आवर्स, और कोई डिबेट को एलोकेट किया गया 4 घंटे, तो टाइम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अकॉर्डिंग टू, मतलब पार्टी के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, जिस पार्टी की स्ट्रेंथ ज़्यादा है उस हिसाब से। एट मोस्ट 50 to 20 MP आउट ऑफ 850 विल बी एबल टू पार्टिसिपेट। तो अगर 850 मेंबर हो गए हमारे लोकसभा में, तो बस उसमें से 15-20 एमपी को ही बोलने का मौका मिलेगा, बाकियों का क्या, वो भी तो कहीं किसी न किसी क्षेत्र से चुन के आए हैं, उनको तो बोलने का मौका मिलेगा नहीं। इन प्रैक्टिस बैक बेंचर एंड मेंबर ऑफ स्मॉलर पार्टीज विल मोस्टली बी साइलेंट। तो जो पीछे बैठने वाले लोग होंगे या फिर जो स्मॉल छोटे छोटे पार्टीज होंगे वो तो बिल्कुल चुप हो जाएंगे। विथ एन oversized parliament, a vast majority of MP will never get to ask a question, initiate a private member bill, or participate in a substantive debate during their entire 5-minute term. तो जब पार्लियामेंट का साइज़ बड़ा हो जाएगा, तो जब क्या हो जाएगा कि बहुत सारे एमपी भी हो जाएंगे, तो उन्हें कभी भी क्वेश्चन पूछने का मौका भी नहीं मिल पाएगा, और ना ही उनको इनिशिएट कर पाएंगे, कोई प्राइवेट बिल इनिशिएट कर पाएंगे, लोकसभा में ला पाएंगे, और ना ही किसी बड़े डिबेट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, अपनी पूरी टेन्योर में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ऐसा कहना है। दे विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू साइलेंट प्लेस होल्डर। तो वो जो एमपीज बनेंगे वो एक साइलेंट प्लेस होल्डर के तौर पे बस बैठे रहेंगे, बस वो अपना हाथ उठाएंगे जब पार्टी कमांड करेगी, यानी जब पार्टी ऑर्डर देगी तो बस अपना हैंड रेस करेंगे। दे विल वर्सन एन ऑलरेडी डिस्ट्रेसिंग ट्रेंड इन इंडियन गवर्नेंस। तो वो और भी ज़्यादा बेकार स्थिति उनकी हो जाएगी। द श्रिंकिंग रोल एंड सिस्टमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ पार्लियामेंट। इन रिसेंट ईयर द नंबर ऑफ डेज पार्लियामेंट मीट्स annually has steadily declined.
जो पार्लियामेंट जो मिलती है, उनकी मीटिंग होती है, वो बहुत कम हो गया है रिसेंट ईयर्स में. बिल हैव बीन पास्ड वाया वॉइस वोट विद इन मिनट्स विदाउट स्टैंडिंग कमेटी स्क्रूटनी एंड द अपोजिशन इज फ्रिक्वेंटली साइडलाइन. तो जो अभी क्या हो रहा है कि जो सरकार जो है कोई भी बिल लाती है उसको वॉइस वोट से पास करा देती है विद इन मिनट में, बिना कोई स्क्रूटनी के, बिना कोई जांच पड़ताल के, और अपोजिशन को एकदम साइड लाइन कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है. फ्लडिंग द चैम्बर विथ 100 ऑफ एडिशनल मेंबर विद एक्सेलरेट दिस मार्जिनलाइजेशन. तो इस और इसको इसमें और एमपी डाल, इसमें और भी लोग को डाल देने से क्या होगा कि ये इसमें एकदम से बाहर जैसा सिचुएशन हो जाएगा. और जो क्वालिटी है उसकी क्वालिटी, बर्डिंग द क्वालिटी अंडर द सीड ऑफ क्वांटिटी. तो क्वांटिटी के कारण क्वालिटी बेकार हो जाएगी, है ना, क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी. The oversized legislature where the vast majority of members have no voice suit an executive that prefers compliance over scrutiny. When a parliament becomes too large to debate, it naturally cedes its oversight power to executive cabinet. जब पार्लियामेंट बहुत बड़ा बन जाएगा डिबेट करने के लिए, तो उसकी जो वो ऐसा है कि नेचुरली वो सीड कर जाएगा कि जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव के पास ज़्यादा पावर मिल जाएगी उन लोगों को, क्योंकि पार्लियामेंट में कुछ हो नहीं पाएगा. द इंडिविजुअल लॉ मेकर लूजेस लेवरेज. जो लॉ मेकर है वो अपना पावर लूज कर देंगे, खो देंगे. एंड द हाउस इज रिड्यूस टू अ नोटिस बोर्ड एंड अ रबर स्टाम्प. बस हाउस एक नोटिस बोर्ड की तरह बन जाएगा और रबर स्टाम्प, बस उसको साइन करने का ऐसा मतलब भर भी रहेगा बस उनका. दिस स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन बियर्स एन ओमिनस रिजेम्बलेंस टू द अथॉरिटेरियन लेजिस्लेटिव मॉडल इन बीजिंग और पेंगयांग. ये जो स्ट्रक्चर है ये किससे रिजेंबल करता है, यानी किससे सिमिलर है, जैसे कि जिस तरह का सरकार बीजिंग में है, चाइना में है, या फिर पेंगयांग साउथ कोरिया में है, सॉरी नॉर्थ कोरिया की कैपिटल पेंगयांग वहाँ है, वैसा ये ऐसा लग रहा है, ऐसा ही है. स्पेसिफिकली 850 सीट लोकसभा रिस्क बिकमिंग अ देसी वर्जन ऑफ चाइनीज पीपल पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस और नॉर्थ कोरिया सुप्रीम assembly, enormous unwieldy bodies and to look grand, representative and pluralistic, but reduced to uploading such a speech by great leaders. तो क्या है कि जैसे कि चाइना या फिर नॉर्थ कोरिया में बहुत सारे अब हमको दिखेंगे, ऊपर से वो लोग बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन अंदर से क्या होगा कि बस जो बड़े बड़े लीडर वहाँ पे स्पीच देते हैं उनके पीछे बस ताली बजाने का ही बस उनको मौका मिलेगा. Their sheer size guarantees that they cannot engage in a real legislative negotiation or challenge the ruling executive. तो उनका जो बड़ा सा साइज दिखेगा वो इंगेज नहीं कर पाएगा रियल लेजिस्लेटिव नेगोशिएशन में. सरकार कोई बिल ला रही है उसके खिलाफ बोलने में, तो इससे क्या होगा कि ना कोई रूलर जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको ना चैलेंज कर पाएगी दूसरे एमपी. दे एग्जिस्ट टू परफॉर्म कंसेंसस नॉट टू बिल्ड इट थ्रू डिबेट. तो वो इसलिए एग्जिस्ट करते हैं, यानी जो एमपी है इसलिए एग्जिस्ट करते हैं ताकि कंसेंसस परफॉर्म करें, ना ऐसे इसलिए ना कि नॉट टू बिल्ड इट थ्रू डिबेट. इफ इंडिया बिल्ड्स अ मैसिव लेजिस्लेचर वेयर एमपी आर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर वॉइस ड्यू टू अर्थमेटिक ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट्स, it will have successfully hollowed out its democracy, replacing a vibrant, deliberately body with परफॉर्मेटिव पेगेंट. तो क्या होगा कि अगर इंडिया में जो बहुत सारे लेजिस्लेचर बन जाएंगे, एमपीज बन जाएंगे, जहाँ पे उनके वॉइस को मतलब उनके आवाज़ को छीन लिया जाएगा, तो क्या होगा कि इससे जो हमारा जो डेमोक्रेसी है वो खोखला हो जाएगा, और जो हमारा इतना बड़ा सा बॉडी है, वाइब्रेंट बॉडी है, वो बस एक नाम मात्र रह जाएगा. सो हमने यहाँ तक कवर करा. इट्स इनफ फॉर टुडे. ये जो राइटर है ये 4th टर्म यानी 4 बार, इससे पहले भी 3 बार एमपी रह चुके हैं तिरुवनंतपुरम से. ये भी साउथ इंडिया के जगह है, यानी केरल की कैपिटल है. और ये जो साउथ इंडिया के लोग काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं. एंड मेडिकल एजुकेशन मोर इंक्लूसिव. तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं कल के एडिटोरियल में.
hope so you like this video.